नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज उत्तरकाशी दौरा। जन जन की सरकार कार्यक्रम में होंगे शामिल। चिनियाली सोर में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। हरीश रावत ने धामी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कानून व्यवस्था और नशे के कारोबार पर घेरा। कहा, पूरा प्रदेश अपराध की चपेट में, लगातार बढ़ रहा क्राइम का ग्राफ। चारधाम यात्रा में हेली सेवा होगी और सुरक्षित। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में लगेगा एटीसी सिस्टम। खराब मौसम के बीच हेलीकॉप्टर उड़ानों पर रहेगी कड़ी निगरानी। दून घाटी में सड़क निर्माण को लेकर के 7000 पेड़ों के कटान का मामला। उत्तराखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। केंद्र राज्य सरकार को 3 सप्ताह में देना होगा जवाब। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम। केदारनाथ समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना। 3 जिलों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की दी सलाह। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी दौरे पर रहेंगे, जहां चिन्याली सोड में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में सीएम धामी भाग लेंगे। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर के प्रशासन ने सभी तैयारियां कर ली है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में हेली सेवा होगी और सुरक्षित। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में पहली बार लगेगा एटीसी सिस्टम। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अब मिलेगी पल पल की मौसम की जानकारी। धुंध बारिश के बीच और हेलीकॉप्टर उड़ानों पर रहेगी कड़ी निगरानी। पिछले साल हुए हादसों के बाद डीजीसीए और यूकाड़ा सख्त हुए हैं। सिरसी और सहस्त्र धारा के बाद अब धामों में भी एटीसी व्यवस्था। हेलीकॉप्टरों की लाइव ट्रैकिंग से हर मूवमेंट पर होगी नजर। 25 फरवरी तक केदारनाथ हेली सेवा का टेंडर होगा पूरा। खराब मौसम में नहीं मिलेगी उड़ान की अनुमति। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, पिछले हादसों से सबक लेते हुए डीजीसीए और यूकाड़ा अब सख्त नजर आ रहे हैं। हेली सेवा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित करने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट? तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में हेली सेवा और भी ज्यादा सुरक्षित होगी। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में पहली बार लगेगा एटीसी सिस्टम। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अब मिलेगी पल पल के मौसम की जानकारी। धुंध बारिश के बीच हेलीकॉप्टर उड़ानों पर रहेगी कड़ी निगरानी। पिछले साल हुए हादसों के बाद डीजीसीए और यूकाड़ा सख्त दिखाई दे रहे हैं। सिरसी और सहस्त्र धारा के बाद अब धामों में भी एटीसी व्यवस्था लागू होगी। हेलीकॉप्टरों की लाइव ट्रैकिंग से हर मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। 25 फरवरी तक केदारनाथ हेली सेवा का टेंडर पूरा होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं।
एसएन पंत, पिछले साल के हादसों से सबक लेते हुए डीजीसीए और यूकाड़ा सख्त नजर आ रहे हैं। हेली सेवा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित करने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड चारधाम यात्रा की शुरुआत अप्रैल में होने जा रही है और इसको लेकर के क्योंकि कंपनियों के अलग अलग टेंडर पड़ते हैं और उन अलग अलग 8 से 9 एविएशन कंपनियां इस टेंडरों में भाग लेती है, जिसको लेकर पिछले साल जिस प्रकार के हादसे हुए हैं, जब जांच पाई गई तो जांच में डीजीसीए की तरफ से उन तमाम एविएशन कंपनियों को नोटिस जारी किया गया और उसके बाद उन पर प्रतिबंध लगाया गया। इस साल ऐसा न हो, इस तरीके के हादसे न हो, इसके लिए यूकाडा और डीजीसीए ने पहले से एहतियात बरतने का प्रस्ताव तैयार किया है और जिसके लिए 25 फरवरी तक जो टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, उसमें तमाम नियमों को के मद्देनजर इन टेंडर प्रक्रियाओं में आमंत्रित उन एविएशन कंपनियों को किया जा रहा है जो नियमों के तहत काम करेंगी। उसके बाद ही उनको केदारधाम और बद्रीनाथ में यात्रा संचालित करने के लिए अनुमति दी जाएगी। यानी जिस तरीके से हेली कंपनियां टेंडर के दौरान जिस प्रकार की दिक्कतें आती है और टेंडर लेने के बाद जो नियमों का माफून उड़ाया जाता है, उसके बाद सबसे बड़ी परेशानी होती है कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इसी कड़ी में लगातार डीजीसीए की तरफ से एविएशन कंपनियों को निर्देशित किया गया है कि वो पूरे तरीके से नियमों के मद्देनजर ही काम करें। एविएशन कंपनियों को खास तौर पर जब मौसम का एटीएस सिस्टम लागू होगा, उसके मद्देनजर ही एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे और यात्रियों, चाहे वो किराए भाड़े की बात हो या यात्रियों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की बात हो या मौसम खराब करने के बाद टिकट को रिटर्न करने की बात हो या इसके अलावा डीजीसीए के नियमों के मद्देनजर हेलीकॉप्टर सेवाओं को संचालित करने की बात हो, तमाम बातों को मुख्य स्तर पर लागू किया जाएगा ताकि किसी के साथ कोई अप्रिय घटना न हो और खास तौर पर मेंटेनेंस का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि डबल इंजन वाला ट्रैक काम करेगा, सिंगल इंजन का ट्रैक काम करेगा या फ्यूल की जो पॉसिबिलिटी होगी वो कितनी होगी या मौसम खराब होता है तो उस परिस्थिति में किस तरीके से पायलट सूझबूझ का बचे देंगे। इन तमाम बातों को बड़ी बारीकी के साथ टेंडर की प्रक्रिया में लिया जाएगा और उसके बाद ही हेली एविएशन कंपनियों को टेंडरों के लिए बाकायदा अनुमति जारी की जाएगी। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रामनगर में एक प्रेस वार्ता के दौरान राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध, अवैध खनन, नशे के कारोबार को लेकर के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। रावत ने दावा किया कि देहरादून की नहीं बल्कि पूरा प्रदेश अपराध की चपेट में है। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों, मानव तस्करी, नशाखोरी, भ्रष्टाचार जैसे मामलों का उल्लेख किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि महिलाओं से जुड़े अपराधों में उत्तराखंड शीर्ष राज्यों में शामिल है। उन्होंने अंकिता हत्याकांड का भी जिक्र किया और कहा कि ऐसी घटनाओं ने महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए। अपराध कैपिटल के रूप में देहरादून ही नहीं, हमारी कई शहर दिखाई देने लगे हैं। अपराध निरंतर बढ़ रहे हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति में जबरदस्त गिरावट है। महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। अंकिता हत्याकांड में एक वीआईपी को बचाने, भाजपा के नेता को बचाने के चक्कर में इन्होंने सारे राज्य के अंदर जो है महिला सम्मान की असम्मान की एक के बाद एक घटनाएं घटित हुई हैं, जिसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा है और हमारी छवि पे भी पड़ा है। और आज स्थिति यह है कि नेशनल क्राइम ब्यूरो ने जो रिपोर्ट किया है उसके अनुसार देश के 5 शीर्ष महिला अपराध वाले राज्यों में जो है एक राज्य उत्तराखंड भी है। काशीपुर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पार्टी के प्रदेश सचिव शिवम शर्मा के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लगातार हो रहे तबादलों से प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर होती है और उसका सीधा असर कानून व्यवस्था पर पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपराध पर नियंत्रण स्थापित करने में विफल रही है और आम जनता असुरक्षा की भावना में जी रही है। इनके खिलाफ जो ढेरों सवाल है, जनता के सवाल है, राज्य के अस्तित्व पर बुनियादी जो हमारा आधार तंत्र है
उसको भी कमजोर कर रहे हैं। भ्रष्टाचार आज चरम पर है। पलायन की गति यह है कि राज्य एक असंतुलित विकास का मॉडल बन करके रह गया है। बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है, युवा नशे के शिकार हो रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार बलात्कार की घटनाएं निरंतर बढ़ रही है। विकास बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल जर्जर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यमुना और दून घाटी में प्रस्तावित सड़क निर्माण परियोजनाओं के संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जैव विविधता बोर्ड, वन विभाग, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। यह मामला लगभग 7,000 पेड़ों की कटाई और इसके पर्यावरण, वन्य जीवों और प्राकृतिक जल स्रोतों पर पड़ने वाले असर से जुड़ा है। देहरादून की समाज सेविका रेणु पाल ने उच्च न्यायालय में यह जनहित याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया है कि यमुना और दून घाटी में आशारोड़ी और झाझरा के बीच चल रहे ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत सड़क निर्माण के लिए लगभग 7,000 पेड़ों को काटा जाना प्रस्तावित है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि इस ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत सड़क निर्माण से पहले उत्तराखंड बायोडायवर्सिटी बोर्ड से कोई अनुमति नहीं ली गई। बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई से पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों पर भी गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने की। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 3 सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ ध्रुव को ज्ञापन सौंपा है। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी ने कहा कि रामनगर की मोहल्ला कंजर पड़ाव में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में आसपास के इलाकों में रहने वाले गरीब बच्चे एक टीन शेड में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वहां पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि यह टीन शेड काफी क्षतिग्रस्त हो चुका है और कभी भी ढह सकता है। ऐसे में बच्चों के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। मामले में डीएफओ द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए 1 माह के भीतर कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय कंजर पड़ाव में, वहाँ पर बच्चे टीन सेट के नीचे, मंदिर के टीन सेट के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। आज हमने विद्यालय को लेकर संबंधित विषय डीएफओ महोदय को करणी सेना के माध्यम से दिया है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द उनको वहाँ विद्यालय का निर्माण हो, उसके लिए भूमि आवंटित की जाए। तो हमें आश्वासन मिला 1 महीने के भीतर वहाँ भूमि आवंटित की जाएगी और वहाँ पर पुनः विद्यालय का निर्माण चालू कराया जाएगा। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रुड़की के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में गंग नहर के किनारे एक बाघ से 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया है और वही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को मौके से एक मोटरसाइकिल भी मिली है, जिसके जरिए पुलिस मृतक की शिनाख्त में जुट गई है। सीओ अभिनय चौधरी ने बताया कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। नहर पटरी के किनारे कस्बा चौकी का क्षेत्र पड़ता है, उसमें एक डेड बॉडी मिली है जिनकी उम्र लगभग 45 से 50 साल के बीच में है और उनकी जो मोटरसाइकिल थी वो रोड पे खड़ी थी। तो सभी पहलुओं को जो है वो जांच की जा रही है और शायद 1-2 गांव का पता लगा है कि शायद उस गांव के रहने वाले हो सकते हैं, तो उनके परिवार वालों को बुला के और गांव वालों को बुला के बॉडी की तस्दीक की जा रही है। रुड़की के बंगलोर में स्थित आज्ञा बायोटेक कंपनी के बाहर बैठे वर्करों को मंगलोर पुलिस ने हिरासत में लेकर हरिद्वार ले जाकर के बाद में मंगलोर के विभिन्न स्थानों पर छोड़ने के बाद सभी वर्कर्स मंगलोर कोतवाली पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर धरने पर बैठ गए। नाराज श्रमिकों का कहना है कि कंपनी उन्हें उचित वेतन नहीं दे रही है और उनसे 12 घंटे तक कार्य कराया जा रहा है। इसी विरोध के चलते जब वह कंपनी के बाहर शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे तो पुलिस ने उन्हें वहां से हिरासत में लेकर हरिद्वार के रोशनाबाद ले जाया गया और शाम को वापस उन्हें अलग अलग स्थानों पर छोड़ा गया। प्राइवेट कंपनी में हम अपना हक मांग रहे थे। हमारे 15 साल से 20 साल से उन्होंने 7,000 रुपए का रखे थे।
अगर हमने अपना हक लिया तो प्रशासन हमें उठा के रोशनाबाद ले गई। रोशनाबाद उन्होंने हमें जेल में रखा। हम कंपनी के लिए हम अपना हक मांग रहे थे। हम कोतवाली में यहाँ पे भी अपना हक लेने आए हैं, जब वहाँ पे भी कोई हमारा हक नहीं ले रहे। प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा। गरीब जनता के लिए प्रशासन है तो गरीब जनता का क्यों नहीं कर रहा है प्रशासन। रामनगर शहर में मंगलवार दोपहर स्कूल से घर लौट रहे 5 नाबालिग छात्र छात्राओं को एक व्यक्ति ने बहलाने का प्रयास किया और इस दौरान एक छात्रा से छेड़छाड़ का भी आरोप है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना मंगलवार को स्कूल की छुट्टी रामनगर शहर में मंगलवार दोपहर स्कूल से घर लौट रहे 5 नाबालिग छात्र छात्राओं को एक व्यक्ति ने बहलाने का प्रयास किया। इस दौरान एक छात्रा से छेड़छाड़ का भी आरोप है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर के जांच शुरू कर दी है। घटना मंगलवार को स्कूल की छुट्टी के बाद हुई है, जब 4 नाबालिग छात्राएं और एक नाबालिग छात्र अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में एक अधेड़ व्यक्ति ने उन्हें रोका और बताया कि उससे स्कूल या उनके परिजनों ने भेजा है, इसलिए उन्हें उसके साथ चलना होगा। व्यक्ति ने बच्चों को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन बच्चों को उसकी बातों पर संदेह हुआ। पीड़ित पक्ष के अनुसार जब एक छात्रा ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ अभद्रता की और उसे पकड़ने का प्रयास किया, जिससे वह मामूली रूप से घायल हो गई। घबराई छात्रा किसी तरह वहां से भागकर अपने घर पहुंची। परिजनों को घटना की जानकारी दी। रामनगर के मोहल्ला गुलरघट्टी निवासी ने कोतवाली में तहरीर दी है। अभिभावकों में डर का माहौल है और वे स्कूल के आसपास सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मामले में सीओ सुमित पांडे ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। अभी शाम को एक मामला आया था जिसमें बालाजी मंदिर के पास में 4 बच्ची हैं जो कि नाबालिग बच्ची हैं और उनके साथ एक लड़का वो भी नाबालिग बच्चा है। वो स्कूल से वापस आ रहे थे और जब वापस आ रहे थे तो एक जो अधेड़ उम्र का जो आदमी है जो अपने आप को कोटाबाग का रहने का निवासी बता रहा है, उसके द्वारा जो है इनके साथ छेड़छाड़ भी की बच्चों को और इनको जो है बहला फुसला के ले जाने का प्रयास किया गया। इस आदमी ने इनको बताया कि मैं तुम्हारे स्कूल से हूं और तुम्हारे स्कूल के टीचर्स ने मुझे भेजा है और उसके एवज में इनको ले जाने का प्रयास किया गया, जिसमें बच्चे जो है उन्होंने भी मौके पर चिल्लाया, जिसकी वजह से जो आसपास के लोग हैं उन्होंने तुरंत मौके पर सूचना दी और पुलिस जो है उसको भी वर्तमान में जो आदमी है उसको लेके आ गई है और इसमें जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। चंपावत जिले के विकासखंड बाराकोट की ग्राम पंचायत सुगर खाल के तोक भनार में ग्रामीणों के द्वारा खेत में मूर्छित अवस्था में पड़ा गुलदार देखा गया। सामाजिक कार्यकर्ता भुवन सिंह अधिकारी व ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और विभाग द्वारा गुलदार को अर्ध मूर्छित अवस्था में पाया गया। विभाग द्वारा मूर्छित पड़े गुलदार को रेस्क्यू कर वन विभाग के छीड़ा स्थित लीसा डिपो में रखा गया, जिसके उपचार के लिए लोहाघाट से पशु चिकित्सक को बुलाया गया। गुलदार मूर्छित कैसे हुआ इसका पता पशु चिकित्सक की जांच के बाद ही चल पाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि गुलदार कल से खेत में पड़ा दिखाई दिया। डर की वजह से कोई गुलदार के सामने जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। बुधवार को हुई बर्फबारी के बाद पहाड़ों में शीतलहर का असर बढ़ गया है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज भी हिमपात की संभावना बनी हुई है। खासतौर पर चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में बारिश की संभावना है। वहीं तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने यात्री और पहाड़ी क्षेत्रों में जाने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता यशदीप आर्य हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। यशदीप, लगातार पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदलता हुआ देखा जा सकता है। बुधवार को भी यहां पर बर्फबारी हुई, शीतलहर भी चली। आज किस तरह का मौसम वहां पर बना हुआ है? जी श्वेता, इस समय मौसम का जो मिजाज है उसमें
काफी करवट बदलते हुए देखा नजर आ रहा है। साथ ही साथ हमें ये भी देखने के नजर आ रहा है कि जहां पिछले 2 दिनों से पहले लगातार जो मौसम है उसमें गर्मी फिर से बढ़ गई थी, तापमान जो है फिर से ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से लोगों में जो था दिन में फिर से वो जैकेट निकाल के अपने अपने घरों से निकल रहे थे और गर्मी जो थी वो ज्यादा हो जा रही थी। सिर्फ सुबह शाम की हल्की फुल्की ठंड बची थी। लेकिन पिछले बुधवार से हमें एक चीज देखने के लिए मिली कि कल जिस तरीके से मौसम छाया रहा, अलग अलग जगहों पर कोहरा देखने के मिला और कई जगहों पर हल्की बर्फबारी देखने के मिली, वहीं आज भी इसी के साथ साथ पूरे जो देहरादून है और जो पूरा उत्तराखंड है वहां पर लगातार जो है मौसम घिरा हुआ नजर आ रहा है और कई अलग अलग इलाकों में जो है बारिश जो है वो हल्की हल्की बारिश हो रही है। और मौसम विभाग ने भी रुद्रप्रयाग हो, पिथौरागढ़ हो, वो अन्य जिले हैं वहां के लिए, पहाड़ी वाले इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके का जो मौसम होता है, क्योंकि एक बार फिर से जो पूरा मौसम है वो बादलों में घिरा हुआ है और ठंडक जो है वो फिर से आ गई है। बाकी जो कोहरा है, विजिबिलिटी होती है वो रोड पे कम होती है। तो मौसम विभाग का व अन्य लोगों का भी, प्रशासन का सीधा यही कहना है कि किसी भी तरीके की एहतियात है वो ना बरते। लगातार जो पहाड़ी रास्ते हैं वहां पर फिसलन जो होती है वो इस समय में ज्यादा देखने के मिलती है। तो इस तरीके की फिसलन से बचने के लिए एहतियात बरतें, घरों से बाहर ना निकले और साथ साथ लगातार किसी भी तरीके से पहाड़ी इलाकों में जाने से बचे, क्योंकि बर्फबारी आज हल्की देखने को मिल सकती है। लेकिन साथ साथ अभी क्या देखने के लिए मिल रहा है कि देहरादून में भी मौसम जो है वो बहुत खराब देखने के लिए मिल रहा है। अभी कई कई हिस्सों में हल्की बारिश देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे बर्फ तेज बारिश का अलर्ट तो अभी तक नहीं है, लेकिन जो मौसम में गिरावट है वो 8 से 9 डिग्री नीचे गिरावट आ गई है पिछले 2 दिनों से। और इसी को लेके कई जो लोग थे जिनमें फिर से वो कह रहे थे कि इस बार जो है गर्मियां बहुत जल्दी आ गई हैं, लेकिन फिर से जो है मौसम ने करवट बदली है। इसके बाद से कई लोगों में खुशी भी है, क्योंकि फिर से एक बार देखने मिल रहा है कि जनवरी फरवरी का जो महीना होता था वो अपनी ठंड के लिए माना जाता था, लेकिन जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से देखने के लिए मिल रहा था कि लगातार जो देहरादून है और चाहे उत्तराखंड के अन्य जिले हैं, पहाड़ी इलाकों को छोड़ के वहां पर जो तापमान है वो बढ़ता नजर आ रहा था। लोगों की इस नौबत तक आ गई थी कि लोगों ने जैकेट निकाल दिए थे, कंबल हटा दिए थे और पंखे चलाने के लिए मजबूर हो गए थे। लेकिन पिछले दिनों से फिर से जिस तरीके से यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला कि थोड़ा माहौल जो है वो ठंडक आ गया है, गिरावट आई है तापमान में, और साथ ही साथ मौसम विभाग तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। उन्होंने पहाड़ों के लिए साफ अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से एहतियात है वो बरतें, बाहर जाने से बचें और बर्फबारी हल्की फुल्की हो सकती है, रोडों पे जो है इस समय फिसलन हो सकती है। साथ ही साथ हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है और जो चारधाम यात्रा भी यात्रियों से भी लगातार यही निवेदन किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से सावधानी जो है वो बरत के ही चले, किसी भी तरीके की यहाँ पर परेशानी ना हो, इसके लिए भी आम जन भी यहाँ पर तैयार करा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हालांकि लगातार हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि ये जो मौसम ठंडा हुआ है इसकी वजह से कई लोगों में फिर से खुशी का माहौल देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि गर्मी जो है वो फिर से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से आम जो लोग हैं, जो बाहर जाने वाले लोग हैं, जो आम जन है, उन सबको परेशानी हो रही थी। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से ये मौसम का बदला है ये बहुत ही अच्छा माना जा रहा है और पहाड़ी इलाकों में आज हल्की बर्फबारी देखने की मिल सकती है और देहरादून जैसे जो प्लेन के एरिया है वहां पर हल्की बरसात भी देखने मिल सकती है। जी श्वेता। जी अशुदेव, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और वहीं गर्मी के सत्र को देखते हुए उत्तराखंड के देहरादून में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। देहरादून के जोली ग्रांड इलाके में धुएं के गुब्बार उठते दिखे और सायरन जोर जोर से बजते रहे, क्योंकि उत्तराखंड के वन विभाग ने जंगल में आग लगने के मौसम से पहले राज्यव्यापी मॉक ड्रिल की शुरुआत कर दी है। गर्मी के सत्र को देखते हुए उत्तराखंड के देहरादून में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बुधवार को देहरादून के जौली ग्रांट इलाके में धुएं के गुब्बार उठते दिखे और सायरन जोर जोर से बजते रहे, क्योंकि उत्तराखंड के वन विभाग ने जंगल में आग लगने के मौसम से पहले राज्यव्यापी मॉक ड्रिल की शुरुआत कर दी। वास्तविक प्रतिक्रिया प्रणालियों और समन्वय का परीक्षण करने के लिए वन प्रभागों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में संयुक्त अभ्यास आयोजित किए गए। देहरादून वन प्रभाग के थानों रेंज में वनाग्नि के दृष्टिगत मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस वनाग्नि मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य वनाग्नि काल से पूर्व वनाग्नि के दृष्टिगत अपनी तैयारियों को आंकना था। इसके दृष्टिगत इस वनाग्नि मॉक ड्रिल में सभी लाइन डिपार्टमेंट जैसे अग्निशमन विभाग, लोक निर्माण विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा अपने अपने उपकरणों का एवं संसाधनों का
प्रयोग किया गया। देखिए, आज वन विभाग द्वारा जैसे आपने बताया फायर सीजन शुरू हो गया 15 फरवरी से और ये जून तक रहता है। जब तक बारिश शुरू होती है तब तक इसको फायर सीजन चलाया जाता है। जैसा कि आपने आज देखा, इसमें सभी विभागों द्वारा जो है इसमें पार्टिसिपेट किया गया है और सभी के पास जो जो उनके इक्विपमेंट्स है उनका यहाँ पे यूज किया गया। इस साल कम बारिश और कम बर्फबारी के कारण जंगल असामान्य रूप से सूखे हैं। इससे आने वाले महीनों में जंगल में आग लगने का खतरा बढ़ गया है। आपदा प्रबंधन अधिकारियों का कहना है कि विभिन्न एजेंसियों और स्थानीय समुदाय के बीच बेहतर सामंजस्य के लिए कदम उठाए गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वनाग्नि एक बहुत बड़ी चुनौती है आगामी दिनों के लिए वन विभाग के लिए। उसके दृष्टिगत हमारी जो पिछले महीनों में प्रिपेयर्डनेस हुई है, उस प्रिपेयर्डनेस के अंतर्गत मैन पावर मोबिलाइजेशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन और अन्य विभागों के साथ समन्वय, समुदाय के साथ समन्वय की भी कार्रवाई की जा रही है। इन सभी चीजों को एक टेस्टिंग करने के लिए, वैलिडेशन करने के लिए, जांच परखने के लिए आज ये मॉक ड्रिल एक्सरसाइज वन मुख्यालय स्तर पर सभी वन प्रभागों में जिला स्तर पर आयोजित किया गया है। इस मॉक ड्रिल में कुल 41 वन प्रभाग, राष्ट्रीय उद्यान और वन अभयारण्य द्वारा प्रतिभाग किया गया। जंगल में आग लगने की आशंका बढ़ने के साथ तैयारी और जागरूकता अभियान महत्वपूर्ण है। बुधवार को देहरादून में की गई मॉक ड्रिल इसी इरादे के साथ की गई है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार। कानून के